घर की चौखट पर 4 सीढ़ियाँ थी, उतनी ही पुरानी जितना बगल वाला बरगद का पेड़। हर सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और शाम को दिया बाती की मंद रोशनी में यही चौखट घर के भीतर की धड़कनों को सुनती थी। इस चौखट पर कभी कभी हंसी, कभी मुक्का मुक्की, कभी चुप्पी और अक्सर आंसू टकराते थे। और आज की कहानी उसी चौखट की है। रीता, उसकी बहू पायल और वो पुराना घर जहाँ ने जाने कितनी कहानियाँ दबी पड़ी थी। रीता का कद रहा था, स्वर थोड़ा कुटु, पर आंखों में गहरे घाव थे जो बीते सालों की लड़ाइयों से बने थे। पायल शिशकियों में बड़ी हुई, पर नटखट और झुंझालू दिल वाली थी। शादी के 3 साल हुए थे और घर के पुराने नियमों में पायल अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। पहली बार जब पायल ने उस चौखट पर कदम रखा तो रीता ने एक चाय का कप हाथ में पकड़ा और मुस्कान में नरम सी ठंडक दी। घर में स्वागत है, उसने कहा, पर उसका हर शब्द पायल के सीने में गूंजता हुआ नहीं था, क्योंकि रीतियाँ अभी भी पुरानी थी और घर की चौखट पर नए नए कदम रखने वालों से सावधानी रहती थी। शुरुआती खुशनुमा थी, पर छोटी छोटी बातें जल्दी बड़ी बन गई। पायल सुबह की चाय में गुलाब जामुन घोटती थी। रीता ने कहा, बेटी, सबको सीमित मात्रा में ही मिठाई देना चाहिए, सेहत का ध्यान रखना चाहिए। पायल ने नरम हंसी में कहा, माँ जी, मैं भी यही कहती हूँ, पर कभी कभी खुशियाँ भी बांटनी चाहिए। वो बात यहीं ख़त्म हो जाती है। पर घर के बाकी लोगों की चुप्पी इसे हवा दे देती है और हवाएं बदलती रही। एक दिन समस्या बड़ी बनकर आई। पायल ने अपने मायके से लाई हुई पुरानी राइमाइनर, एक छोटी सी दिया बत्ती जैसी चीज को चौखट के पास रखा। वह रिवाजों का हिस्सा था, एक तरह का अटूट रिश्ता। रीता ने देखा और दिल में कुछ ठेस उठी, क्योंकि रीता की अपनी बहू सावन के समय उसने भी कुछ रिवाज तोड़ दिए थे और उसे किस किस ने सहा था वह उसे याद था। ये छोटी सी बात बड़ी बनकर सामने आई। रीता ने कहा, हमारे यहाँ वैसे नहीं किया जाता। पायल चौंकी, कहा, माँ जी, मैं तो आदत के मुताबिक रखती हूँ। बात बढ़ी, शब्द कटे, पायल की आंखें नम हुई और वह चुपचाप अपनी जगह चली गई। दिन गुजरे तो टकरारों की संख्या बढ़ती गई। घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियों में भी टकराव आने लगे। रसोई में मसालों की जगह से लेकर मेहमानों के बैठने तक रिश्ते टूटे नहीं, पर दरारें बढ़ने लगी। हर रात चौखट पर बैठकर रीता और पायल दोनों गुलाबी शाम में अपने अपने दर्द चबाते। कभी पायल आंगन में चूल्हे के पास खड़ी होकर कपड़े धोती और आंसू पोंछती, तो कभी रीता पुराने बर्तन साफ करके बोलती, आजकल की बहुएं नए, पर चौखट हमेशा चौखट नहीं रहती। वह सुनती है, सहती है और कभी कभी बीच में आकर सब कुछ बदल देती है। किसी रविवार की दोपहर थी, बारिश थोड़ी सी हो रही थी। मोची चौखट के पास का छोटा सा घर बंद है से सारा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। घर के बुजुर्ग कहानियाँ सुना रहे थे। पायल ने चाय का प्याला सर्व किया
और उसकी नजरें चौखट पर थी, जैसे कोई जवाब ढूंढ रही हो। उसी वक्त घर के सबसे छोटे बेटे विवेक का फोन आया। भोलेपन से उसने कहा, माँ, दफ्तर में कुछ बड़ा हो गया है, मुझे ट्रेनिंग के लिए शहर जाना पड़ रहा है, पता नहीं कब लौटूंगा। ये बात घर में हलचल लेकर आई। नए विचार, नए अवसर और अनिश्चितता का परिचय था। पायल ने बिना सोचे समझे कहा, यदि विवेक जाएगा तो मैं घर की जिम्मेदारी हमारे माथे पर बढ़ेगी। उसकी आवाज में घबराहट थी, वह वहीं दृढ़ता भी थी। रीता ने देखा और उसे लगा कि आज वह मौका है अपनी बहू को आजमाने का या अपना स्थान सुरक्षित करने का। उसने पायल को कहा, अरे बेटा, तुम नहीं जाओगे? किसने कहा तुम्हें? ऐसे फैसले अकेले नहीं लिए जाते। पायल ने आंख उठाकर देखा और पहली बार दोनों की नजरें ठेली खड़ी सी हो गई। नजरें बोझिल, शब्द कमजोर, पर मंजिल स्पष्ट थी। पायल ने कहा, माँ जी, मैं चाहती हूँ कि विवेक जाए, ये उसके लिए अच्छा है। रीता चुप रही और वहीं चुप्पी बत्ती की तरह थी, जो बुझी नहीं पर जल रही थी। विवेक के जाने के बाद घर में एक नई शांति आई, पर साथ ही जिम्मेदारियों का बोझ भी। पायल ने अपने तरीके से घर चलाना शुरू किया। उसे लग रहा था कि वह हर छोटी बड़ी चीज में सुधार कर सकती है। उसने पुरानी फाइलें व्यवस्थित की, दाल को नए तरीके से पकाना शुरू किया और दिनचर्या में थोड़ी आधुनिकता लाई, जैसे कि सब्जियों को अलग पैकेट में रखना, बिजली पानी की बचत करना। पर हर बदलाव रीता को पसंद नहीं आया। उसे लगा कि उसकी जगह पर कोई हाथ आजमा रहा है। बदले में उसे कौन समझाएगा? रीता अक्सर सोचती कि 1 महीने के बाद घर पर एक बड़ा निमंत्रण आया। गांव के स्कूल का समारोह था, जहां पुराने दिनों की यादों में झूलती हुई 1-2 टीचर आएंगे। और उस दिन का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण था। गांव में शिक्षा सहयोग के लिए एक छोटी सी पहल शुरू होनी ही थी। शिक्षक ने कहा कि गांव के कुछ परिवारों ने मिलकर कचरे से चीजें बनाकर बच्चों को शिक्षा के पैसे जुटाने का काम किया है और उसके लिए एक छोटी सी प्रदर्शनी रखनी थी। पायल ने उत्साह से कहा, माँ जी, हमें भी वहाँ लेना हो चाहिए। हम पुराने कपड़ों से, टोटे पन्नियों से नोटबुक बनाकर बेचेंगे। जो भी कमाएंगे बच्चे पढ़ेंगे। रीता ने माना कि यह अच्छा विचार था, पर उसके और पायल के बीच फिर एक खिचड़ी बन गई। रीता का कहना था कि पहले सब परामर्श से होगा। पायल का कहना था कि यदि इरादा नेक है तो देरी नहीं करनी चाहिए। आखिरकार पायल ने अपने मायके से कुछ चीजें मंगवाई और काम शुरू कर दिया। प्रदर्शनी का दिन आया। चौखट पर सब लोग चल दिए। पायल की छोटी सी मेज पर बच्चों के लिए तैयारी की गई नोटबुक, पेन होल्डर और रंगीन पेन थे। लोगों ने तारीफ की, पर वहाँ एक मोड़ आया जिसका असर घर तक पहुँचा। गांव के कुछ बुजुर्गों में से एक शंकर चाचा ने कहा, यह सब अच्छा है, पर जो सबसे जरूरी चीज है वह है परिवार का सम्मान और रिवाजों का पालन। पायल ने हंसकर कहा, पर रिवाज ही तो बच्चों को रोके हुए हैं, शिक्षा ही तो उनकी उड़ान है।
शंकर चाचा की नज़र रीता पर पड़ी और उसने सोचा कि यह लड़ाई घर की चौखट पर ही नहीं, गांव की चौखट पर भी हो रही है। वापसी पर माहौल सुहाना नहीं था। रीता ने कहा, तुमने बिना पूछे काम किया। पायल चुप रही और फिर बोली, माँ जी, मैंने कहा काम किए ताकि बच्चों की स्कूल फीस जुट सके। मैं चाहती हूँ कि वे पढ़े। रीता की आंखें नम हुई। वह बोले बिना ही झुकी, क्योंकि अंदर कहीं उसका दिल भी जानता था कि शिक्षा जरूरी है, पर घर में और आदतें उसे बोलने नहीं देती। रात को चौखट पर दोनों बराबर मिलकर बैठी। एक अजनबी सी दूरी थी, पर साथ में बैठने का साहस भी था। कुछ हफ्ते बाद का एक और बड़ा मोड़ आया। पायल के मायके से उसके पिता का फोन आया, बीमारी की खबर। पायल पसीने से तर हो गई। वह चाहती थी कि कुछ दिन मायके जाकर इलाज में मदद करे, पर घर की जिम्मेदारियां उसे रोक रही थी। उसने रीता से कहा, माँ जी, क्या मैं 5-6 दिन के लिए चली जाऊं? रीता ने ठंडी सांस ली। यह मौका था अपने बहू को साथ लेकर चलने का या उसे आजमाने का। पर इस बार रीता ने कुछ अलग किया। उसने कहा, बेटी जाए जा, पर अपने पिता का ध्यान रखना। घर पर बंद मैं देख लूंगी। पायल की आंखों में आश्चर्य और कृतज्ञता का मिश्रण था। वह चली गई और कुछ दिनों के बाद खबर आई कि पायल के पिता ठीक हो रहे हैं। पायल की गैर मौजूदगी में रीता ने घर को अपने तरीके से संभाला, पर उसने पायल के छोटे छोटे नोट्स और उसकी आदतों को महसूस किया। जैसे कि रात में बर्तन धोते समय एक छोटा सा गीत गाना, दूध गर्म करके दुल्हना, बच्चों के कपड़े सहेज कर रखना। वह पायल के हर छोटे काम में एक कड़ी मिठास पाती गई। और एक रात जब पायल फोन पर बोली, माँ जी, सब ठीक है, आप घर संभाल रही है ना? रीता ने ली प्यारी सी आवाज़ में कहा, हाँ बेटी, तुम जाकर अपने पिता के साथ रहो। उस बात के बाद जो हल्की सी दरार थी वह भरने लगी। वापसी पर पायल ने घर में कुछ बदलाव देखे। रसोई में छोटी छोटी चीज़ें उसकी तरह रखी हुई थी। कुछ बर्तन उसके ढंग से चकाचक थे। रीता ने भी पायल के लिए कुछ दवा, पदार्थ और फल रखे थे। ये सब देख पायल का मन मोम सा पिघल गया। उसने समझा कि रीता ने उसकी गैर मौजूदगी में उसकी जगह की कदर की थी। दोनों के बीच अब एक नया संवाद बन रहा था। न तो पुरानी कटुरता पुरानी तरह गायब हुई और न ही शिकायतें, पर ठंडी दीवारों और अब धीरे धीरे गीली होती जा रही थी। समय के साथ पायल और रीता ने एक साथ मिलकर गांव के स्कूल के लिए और भी काम करना शुरू किया। रीता ने सबसे पहले गांव के त्योहारों के रिवाजों को नए अंदाज में मनाना शुरू किया। वह कहती, रिवाज अच्छा है, पर यदि रिवाज बच्चों के आगे बढ़ने से रोके तो हमें सोच समझकर बदलना चाहिए। पायल ने उसके साथ मिलकर बच्चों के लिए पुस्तकालय की योजना बनाई। उन्होंने मिलकर चौखट पर बैठकर पैसे जमा किए, पुरानी किताबें इकट्ठी की और बच्चों को घर के आने वाले बुजुर्गों से कहानियाँ सुनाने के लिए बुलाया।
ताकि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक शिक्षा का संगम हो सके। एक दिन गांव के स्कूल में एक छोटी सी प्रतियोगिता रखी गई, माँ बेटी की तकदीर। इसमें उन परिवारों की कहानियां बताने को कहा गया जो अपने पुराने तरीके और नई सोच के बीच संतुलन संतुलन बनाते हैं। रीता और पायल ने मिलकर एक छोटी सी नाटक रचना की, जिसमें चौखट पर बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, रिवाजों में आत्मा है, पर आत्मा को रखने का तरीका बदलता है। पायल ने नाटक में कहा, हमें रिवाजों को नहीं भूलना, पर उन्हें बच्चों की भलाई के लिए बदल भी देना चाहिए। वहां बैठे लोगों की आंखें नम थी। शंकर चाचा, जो पहले विरोध करते थे, आज तालियां बजा रहे थे। कुछ लोग चौंके, पर उन चौंकियों में स्वीकार्यता भी थी। धीरे धीरे गांव में कुछ और बदलाव आए। लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। चौखट पर बैठकर लोग अब नई बातों पर चर्चा करते। मोबाइल ऐप से पढ़ाई, नई किस्म के बीज और स्वास्थ्य के बारे में। और चौखट चौखट तो पहले की तरह खड़ी थी, पर उस पर सबके कदम अब साथ चलते हुए लगते थे। एक शाम जब पूरा परिवार चौखट पर बैठा कर पुरानी यादें बांट रहा था, विवेक ने कहा, माँ, आपने और पायल ने मिलकर जो किया वह सच में काबिले तारीफ है। घर का हर कोई अब खुलकर बात करता है। पायल ने शर्माते हुए कहा, यह सब माँ जी की वजह से हुआ। रीता ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, यह तो तुम्हारी लगन और सच्चाई थी। बस मैंने रास्ता दिया। सबकी आंखें फिर नम हुई। इस बार ये खुशी के आंसू थे। कहानी का अंत चौखट पर ही होता है। इस बार चौखट पर किसी की टेंशन नहीं, बल्कि गरम चाय के प्याले, बच्चों की हंसी और बुजुर्गों की मंदू मंदू मुस्कान की थी। रीता और पायल के बीच जो भी दूरियां थी, वह अब दोस्ती और मान सम्मान में बदल चुकी थी। वह दोनों अब मिलकर घर की चौखट को एक सेफ स्पेस बना चुके थे, जहां रिवाज और परिवर्तन दोनों का स्वागत था। कई सालों बाद जब पायल की एक छोटी बेटी ने चौखट पर अपने नन्हे नन्हे कदम रखे, तो रीता ने उसे उठाकर कहा, बेटी, यही चौखट है। यहाँ हर दर्द भी आता है और हर खुशी भी। बस याद रखना, यहाँ कदम बड़े दिल से रखना। पायल ने उसकी उंगली थाम कर कहा, और माँ, जब भी कोई नया कदम आए उसे संभालने की कोशिश करो, टोकने की नहीं। रीता ने आंखों से सहमति जताते हुए और चौखट के ने फिर कई कहानियाँ सेज ली। दोस्तों, आपको ये छोटी सी चौखट कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि।